friends, welcome to Achievers Edu classes. Today we are going to cover the top most important MCQs of GK or GS with short explanation, and this session is helpful for all one-day exams and state PCS exams. Now start from the very first question. The principle of collective responsibility in the Indian Constitution implies that options हैं ministers are responsible to the prime minister only, ministers are responsible to the president, the council of ministers is responsible to the Lok Sabha, और डी है each minister is individually responsible to the parliament. And the right answer is option C, the council of ministers is responsible to the Lok Sabha. Next question. If a money bill is not returned by the Rajya Sabha within 14 days, it is deemed to have been. And the right answer is option C, passed. Next. The doctrine of basic structure was propounded by the Supreme Court in. And the right answer is option C, केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस जो है ये 1973 में इसकी जजमेंट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकता है. आइए समझते हैं गोलकनाथ केस के बारे में. जो गोलकनाथ केस है ये 1967 में आया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज एन अमेंडमेंट इज लॉ अंडर आर्टिकल 13 विच बैन्स लॉज टेकिंग अवे फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट बात करते हैं हम मनेका गांधी केस के बारे में. ये 1978 के अंदर इसकी जजमेंट आई थी. इसमें कहा गया था मनेका गांधी केस 1978 was a landmark judgment where Supreme Court said government can't take passport or curtail personal liberty. ड्यू प्रोसेस लॉ का पालन करना जरूरी है और विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी में शामिल है, जिसमें सरकार मनमाने ढंग से पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती और उसे इसके लिए उसका कारण बताना होगा. और आर्टिकल 19, 14 एंड 21 आपस में इसमें जुड़े रहते हैं. नेक्स्ट लास्ट है इसमें मिनर्वा मिल केस. इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं. इसके बारे में ये आया था 1980 के अंदर. इसमें भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक फैसला है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है और वह फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन को खत्म नहीं कर सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिशिएबल बिकॉज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोर्ट्स कैन नॉट इन्फोर्स दैम. डीपीएसपी जो होता है वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता है. नेक्स्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया प्राइमरली मीन्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इक्वालिटी बिफोर लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Which of the following best explains the federal nature of the Indian Constitution? And the right answer is option B, strong center with independent states. Next. The power of judicial review in India is vested in. And the right answer is option C, Supreme Court and High Courts. Next, question number 8. The Election Commission of India derives its powers from.
And the right answer is option C, the Constitution. Article 324 provides constitutional status, यानी कि इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल के अंदर आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग फेडरल फीचर्स रिक्वायर्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स. और रेटिफिकेशन जो होना चाहिए इसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए. नेक्स्ट, द फाइनेंस कमीशन is constituted to. And the right answer is option B, allocate grants to states. Next, question number 11, the term secular in the Indian context means. And the right answer is option C, equal treatment of all religions. Secular जो word है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब है कि सभी धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाए. नेक्स्ट, द राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच आर्टिकल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसमें आता है. आर्टिकल इसमें हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में के अंतर्गत आता है फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब आर्टिकल 19 के अंदर आता है. आर्टिकल 32 की बात करें तो इसके अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और आर्टिकल 32 को हम इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलाउ करता है कोर्ट को रिट इशू करने के लिए, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी एंड क्यू वारंटू, 5 रिट जारी कर सकता है ये. अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो ये राइट टू इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आता है इसके अंतर्गत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स क्वासी फेडरल नेचर ऑफ इंडिया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिटरी, बायस एंड विथ फेडरल फीचर्स. जो कि हमारा इंडिया है, क्वासी फेडरल इसको बोलते हैं. इंडिया टिल्ट्स टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट litigation aims to. And the right answer is option C, provide justice to disadvantaged groups. Next question 15, which body resolves disputes between the center and states. And the right answer is option B, Supreme Court. Next question 16, the main objective of Niti Aayog is to. And the right answer is option B, act as advisory body. Next question number 17, the concept of single citizenship in India promotes. And the right answer is option B, national unity, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करता है. Next, which of the following reflects India's commitment to social justice. And the right answer is option B, DPSP. Next, the power to declare a financial emergency lies with. And the right answer is option C, president. अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की. तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 62 के अंतर्गत आता है. और एक और प्रेसिडेंट के पास एक रहता है आर्टिकल 72, जिसमें पार्डन की उसके पास पावर होती है. पार्डन यानी कि क्षमादान.
नेक्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू 122, प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74, 75 एंड 78, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्टीट्यूशन ऑडिट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर हम बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये है आर्टिकल 148 टू 151। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म refers to, and the right answer is option C, proactive role of judiciary. Next, the preamble reflects the, and the right answer is option B, philosophical foundation. Next, question number 23, which feature of Indian Constitution is borrowed from Canada? And the right answer is option C, federation with a strong center. Next, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 होता है, DPSP 36 से 51। ओके, नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया वॉज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट, द टर्म रिट jurisdiction relates to, and the right answer is option C, judiciary. Next, 26, which of the following ensures independence of judiciary? And the right answer is option A, fixed tenure. Next, the concept of socialistic pattern of society emphasizes, and the right answer is option B, mixed economy. Next, question 28, the interstate council is established under, and the right answer is option A, आर्टिकल 263। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। आर्टिकल 263 ये बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। ओके, 280, आर्टिकल 280 ये फाइनेंस कमीशन आता है इसके अंतर्गत। 324 इलेक्शन कमीशन, और 352 नेशनल इमरजेंसी होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑप्शन क्वेश्चन 29, which fundamental rights is available only to citizens? And the right answer is option D, freedom of speech. Next, and the last question of today's session, question number 30, the ultimate sovereignty of India lies with, and the right answer is option D, people. That's all for today. Thank you so much. Do like, share and subscribe for more.